तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वेक्टर्स वगैरह, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने डाले हुए हैं वो पहले जा करके देख लेना और पूरा कंप्लीट कर लेना अच्छे तरीके से। फिर हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पूरे अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्यों हम लोग आगे फिजिक्स से पहले मैथ्स पढ़े? क्योंकि ऑफ कोर्स हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जानने पड़ेंगे, तभी हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाएंगे। फिजिक्स बस एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मुझे टूल्स की जरूरत पड़ती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं लिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं मोशन को किस तरीके से देखेंगे ये हम लोग आजू अच्छे तरीके बाजू से। लगा। मैकेनिक्स पार्ट हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, और ये जितने भी चीज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर आता है। मैकेनिक्स में मतलब क्या क्या चीज आ जाएगा? हम लोग कोई भी पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसको स्टडी करेंगे। उस पार्टिकल पे फोर्स लगने के कारण से उसका मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये सब चीज का स्टडी करेंगे। तो इस मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स मतलब कि जो स्टडी होगा अगर रेस्ट पे है। तो मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ मैकेनिक्स। सर 11th में कितने टॉपिक्स हैं हम लोग को? कौन कौन से? एक मिनट बताता हूँ मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या चीज आएगा। पहले इसको मैं बता देता हूँ, फिर हर एक चीज बताऊंगा स्टार्टिंग से। तो मैकेनिक्स के अंदर दो चीज आता है। पहला, एक तो हमारा स्टैटिक्स आएगा पार्ट, और एक आएगा हमारा डायनेमिक्स पार्ट। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का क्या मतलब हुआ? स्टैटिक्स का मतलब हुआ कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है तो मैं उसको स्टैटिक बोलता हूँ। रेस्ट ठीक पोजीशन है, में। हाँ, एट रेस्ट। तो बात तो इतनी से समझ में आ गई। पहला पॉइंट कि बॉडी जो होगा एट रेस्ट पे होगा। कोई भी चीज का स्टडी हमें एट रेस्ट पे करना है। तो रेस्ट पे अगर होगा तो उसका स्टडी हम लोग करेंगे तो वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुमने पहले ही बता दिया रेस्ट पे। तो स्टडी करना किसका है? इस पे फोर्सेस का स्टडी करना है। ठीक है, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं, ये सारे चीज हम लोग करेंगे। और उसके इफेक्ट्स बॉडी पे क्या होता है, लेकिन वो रेस्ट पे रहेगा। ये चीज हो गया। दूसरा जो आता है हमारा पार्ट, दैट इज स्टैटिक्स हो गया। उसके बाद डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब कि बॉडी जो है मोशन में, बॉडी मोशन में। पहला, बॉडी इज इन मोशन। अब बॉडी मोशन में है तो इसमें दो तरह की चीजें स्टडी की जाती है। देखो, कोई भी पार्टिकल कितने टाइम के बाद कहाँ पे रहेगा, एक ये तरह का स्टडी हुआ। और कोई भी पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाया जाए ताकि वो उस जगह पे रहे, ये दूसरे तरह का स्टडी हुआ। तो ये दो तरह के मेनली स्टडी आते हैं, जिसको हम लोग काइनेटिक्स और कैनेमेटिक्स पार्ट बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली काइनेटिक्स और कैनेमेटिक्स में डिफरेंस क्या है? एक कॉज पे बातें करता है और एक इफेक्ट पे बातें करता है। ठीक है, इस विल स्टडी द कॉज एंड इफेक्ट, will study the cause and effect of forces। और भी कुछ चीजें हो सकता है, टॉर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फोर्सेस और कुछ भी ऑन द बॉडी। तो अब इसके में दो पार्ट आ जाता है, क्योंकि ये डायनेमिक्स पार्ट है जिसमें कि बॉडी मोशन में है। तो मोशन में दो चीजें हो सकती है, एक फोर्स लगाया जा सकता है और एक फोर्स लगने के कारण से
उसके पास वेलोसिटी आ सकता है ना। तो इसमें दो पार्ट हम लोग देखेंगे, एक तो आएगा काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वाले में क्या होगा और काइनेमेटिक्स वाले में क्या होगा। काइनेटिक्स में क्या होगा, हमें कौन से पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा। पहला चीज कि उसके बॉडी तो कॉजेस। हाँ मोशन में रहना है ना। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंसर्न करेंगे कि फोर्सेस क्या है, कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कितने टॉर्क लग रहे हैं, बेसिकली किसी भी बॉडी का मोशन का कॉज क्या। ठीक है, तो बॉडी इन मोशन, और दूसरा विल स्टडी द cause of the motion of the body which may be force, torque, etc. कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पार्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सिर्फ इफेक्ट के बारे में। तो बॉडी इन मोशन, और इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, विल स्टडी इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन द बॉडी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे आएगा हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट करना, जैसे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, ये सारी चीज हम लोग इस काइनेमेटिक्स वाले पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिक्स में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन, वो है हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, बिल्कुल ये वाला पार्ट, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और काइनेमेटिक्स पार्ट में तीन चीज आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और फिर रिलेटिव मोशन। सर फिर आपने वो हम क्या लोग लिखा है? कौन सा, विल स्टडी इफेक्ट ऑफ काइनेमेटिक्स का फोर्स सेकंड पॉइंट। और विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स और टॉर्क ऑन द बॉडी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट काइंड ऑफ चीजें। फिर हम लोग एनएलएम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, फिर हमारा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये तुम्हारा काइनेटिक्स पार्ट में आएगा। ठीक है, जिसमें कि हम लोग फोर्सेस टॉर्क के बारे में स्टडी करें। खैर, तो ये सब चीजें आगे की हो गई। तो ये सिंपल सिंपल सा चीज था जो कि मैंने तुम लोग को बता दिया। तो मैकेनिक्स पार्ट क्या है, इट इज मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द मोशन ऑफ एनी पार्टिकल। तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, मैकेनिक्स is the branch of physics which deals with the study of cause and effect on the body or the particle। और ये रिजिड बॉडी भी हो सकता है, और इसमें हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज वगैरह भी स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये सारे चीज इसमें हो सकते हैं। अब नीचे आते हैं, तो किसी ने पूछा था कि कितने इसमें चैप्टर्स हैं। देखो, चैप्टर्स तो सब टॉपिक में भी दिए जाते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वगैरह है मैं वो तुम्हें गिनाता हूँ। जैसे कि हम लोग अभी स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तुम लोग काउंट करना खुद। ठीक है, एक अभी हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, फिर आएगा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आएगा रिलेटिव मोशन, फिर आएगा तुम्हारा एनएलएम, फिर आएगा फ्रिक्शन। कहीं कहीं पे एनएलएम फ्रिक्शन एक साथ दिया जाता है, कहीं कहीं पे ये तीन चैप्टर जो पहला गिनाया वो साथ में दे दिया जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि बुक तुम कौन सा रिफर कर रहे हो, लेकिन जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं तुम्हें चैप्टर गिना रहा हूँ। तो एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फिर आएगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, फिर तुम्हारा आएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सेंटर ऑफ मास,
ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद फिर तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स। ये तुम्हारे 10 चैप्टर तो यहीं पे कंप्लीट हो गए। इसके बाद फिर और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स वगैरह हैं, जो कि तुम्हारा इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, ये तो इजी है। सरफेस टेंशन फिर आएगा। फिर अच्छा अच्छा। तुम्हारा, हाँ हाँ, एसएचएम वेव्स की अभी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी तो वेव आएगा पूरा। फिर आएगा तुम्हारा एसएचएम, मान लिया एसएचएम हो गया। फिर आएगा तुम्हारा वेव ऑन स्ट्रिंग। फिर तुम्हारा आ गया साउंड वेव। फिर आ गया केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये पार्ट। तो वही तुम्हारा, ये 16 तो मैंने ऐसे ही गिना दिए, 17 तक हो सकते हैं। और एरर भी अगर तुम इसमें काउंट कर लोगे, यूनिट एंड डायमेंशन, तो मिला करके 17 हो जाएंगे। तो ये 17-18 चैप्टर्स हैं, जो कि 11th में वो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ जगह पे ये चैप्टर्स वगैरह जो हैं वो 12th में पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि 11th में काफी कम टाइम मिलता है, इसलिए। खैर। सर तो हाँ बोलो। सर ये मैकेनिक्स का जेई में कितना वेटेज है? मैकेनिक्स का देखो वेटेज तो कम है। मैं तुम्हें वेटेज के बारे में बताता हूँ। जो 40% है वो 11th से पूछे जाते हैं, और जो 60% है वो तुम्हारे लगभग लगभग वो 12th से पूछे जाते हैं। तो 40% में से तुम्हारा जो मैकेनिक्स का वेटेज होगा, तुम सोच सकते हो उसका भी कम होगा। तो लगभग 20% से भी कम। बहुत कम, 20% भी ज्यादा बोल दिया मैंने। क्योंकि मैकेनिक्स में तुम्हें आरबीडी भी लेना है, तो ये सब चीजें लेना पड़ेगा। आरबीडी भी आ जाएगा। आरबीडी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, शायद ही इससे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसे पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये नहीं होगा तो हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आगे जो इसके क्वेश्चंस हमें दूसरी जगह हैं, तो एनएलएम पे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशंस दूसरे चैप्टर में ज्यादा होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे, तो वहां पे इसका एप्लीकेशन ज्यादा होगा। तो एनएलएम आएगा नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे। तो एक बेसिक सा चीज है, ये मैकेनिक्स पार्ट तुम्हारा बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम लोग आगे वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ढंग से कर पाएंगे। ठीक है क्या? सर बोलो। सर हम स्टैटिक्स में स्टडी ऑफ फोर्सेस क्यों पढ़ते हैं? लाइक फोर्स फोर्स लिया तो एक्सेलरेशन आता है इक्विलिब्रियम एंड नहीं, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो मोशन होगा, लेकिन दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगे तो वो बॉडी रेस्ट पे रह जाएगा, उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना? तो एट हाँ इक्विलिब्रियम की भी बातें करते हैं। एट इक्विलिब्रियम से हमें फायदा क्या होता है? हम इक्विलिब्रियम पोजीशन निकाल पाते हैं जहाँ पे वो सिस्टम स्टेबल हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालते हैं। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, तभी वो इधर उधर मूव नहीं करता है और सिस्टम स्टेबल फॉर्म में रहता है। इसीलिए स्टैटिक्स वगैरह भी हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली एलएलएम में तुम्हें इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाएगा, तो उसमें तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है क्या? ओके सर। और किसी को कोई डाउट? चलो, तो आगे हम लोग अब देखते हैं। तो ये हमारा हो गया काइनेमेटिक्स पार्ट। और काइनेमेटिक्स में हम लोग ये सारी चीजें अभी स्टडी करेंगे। इसमें आता है फिर रेस्ट एंड मोशन। हम लोग रेस्ट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे एंड मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आ, एक पर्सन है जो कि इस रोड पे आगे की डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और एक बाइक पे या साइकिलिस्ट है जो भी है, वो बाइक चला रहा है और इस डायरेक्शन में वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। और एक पर्सन है जो कि चेयर पे बैठा हुआ है, जो कि चेयर पे बैठा हुआ है, डेट मीन्स इट इज एट रेस्ट पोजिशन। तो तुम्हारे पास 3 लोग हैं, 1, 2, 3। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि इसकी वेलोसिटी, इस कार की जो वेलोसिटी है, ये आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है। जिस टाइम पे तुमने कमेंट करा, ये बातें बोली, ये 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब कोई ना कोई ऑब्जर्वर है जो कि उसको देख रहा है।
बिना ऑब्जर्वर के तुम ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते हो कि इसका 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। आंख बंद करके तो नहीं बोला जा सकता है, कोई ना कोई तो ऑब्जर्वर होगा जो उस कार को देखा और फिर बोला कि हाँ ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। बराबर है क्या? तो डेफिनेटली तुमने कोई स्टेटमेंट दिया तो इट इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। सो एनी स्टेटमेंट is always with respect to observer। ठीक है फिर, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर डिफाइन कर दिया, ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर 2, ऑब्जर्वर 3। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है वो रेस्ट पे रह करके देखता है, बोलता है कि हाँ। तो अगर ऑब्जर्वर 3 देखेगा तो बोलेगा जो ऑब्जर्वर 1 है वो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ऑब्जर्वर 2 कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, वो ये बोल देगा। बिल्कुल सही, ये दोनों बातें वो बोल सकता है कि ऑब्जर्वर 1 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ऑब्जर्वर 2 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर 1 देखेगा तो ऑब्जर्वर 1 क्या बोलेगा कि ऑब्जर्वर 2 मेरे से जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, तो ऑब्जर्वर 2 जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे की डायरेक्शन में भाग रहा है, मेरे से तेजी भाग रहा है। ऑब्जर्वर 3 के बारे में क्या कमेंट करेगा वो, बोलो क्या कमेंट करेगा ऑब्जर्वर 3 के बारे 5 में? मीटर पीछे जा रहा है, 5 हाँ, वो मीटर पर रेस्ट पे सेकेंड नहीं है, पीछे। वो रेस्ट पे नहीं है, वो बोलेगा कि वो पीछे की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लिया तो पीछे की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसका मतलब ये खुद चल रहा है लेकिन रेस्ट वाले पर्सन को बोल रहा है कि वो चल रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी देख रहे हो पॉइंट में कितना बड़ा है, खुद चल रहा है और दूसरों को बोल रहा है कि वो रेस्ट पे नहीं, वो चल रहा है। तो यहां से पता चल गया कि कोई भी चीज जो है, कोई भी बॉडी जो है वो एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। मान लो कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दिया और एक पर्सन है इस जगह पे जो कि रेस्ट पे है, और एक पर्सन है जो कि आगे की डायरेक्शन में दौड़ रहा है वी वेलोसिटी से। तो ये ऑब्जर्वर देखेगा और कमेंट करेगा कि ये रेस्ट पे है, और जब ये ऑब्जर्वर देखेगा इसको बोलेगा तो ये बोलेगा मोशन में है। तो तुम क्या बोलोगे, ये रेस्ट पे है या मोशन में है? जनरली लोग बोलेगा अरे मुझे भी तो पहले रेस्ट पे आना पड़ेगा फिर तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो तुमने इस ऑब्जर्वर की बात मानी, लेकिन ये ऑब्जर्वर किसके ऊपर बैठ के देख रहा है, अर्थ के ऊपर। अर्थ तो खुद ही खुद मोशन में है, अर्थ खुद ही मोशन में है। फिर से एक क्वेश्चन हो गया, तो अब कहाँ चले जाए, मून पे चले जाते हैं। मून पे अगर गए तो फिर से बोलेंगे यार मून भी तो रिवॉल्यूशन कर रहा है अर्थ के चारों ओर। तो मून से अगर देखेगा कोई इस बुक को तो बोलेगा मोशन में है। तो अब कहाँ चले जाए, स्पेस में चले गया मैं। अगर स्पेस में चला गया मैं और स्पेस से मैं जाकर के इस बुक को देख रहा हूँ और कमेंट कर रहा हूँ, तो फिर अब ये स्पेस में जो बंदा है इस बात को बता नहीं पाएगा कि वो खुद रेस्ट पे है या मोशन में है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बातें कर रहा था। तो यहाँ पे एक बिग क्वेश्चन मार्क है कि ये सही में रेस्ट पे है, जो भी पर्सन स्पेस में है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। मतलब कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट जिसको मैं बिल्कुल ही रेस्ट पे बोल सकता हूँ स्पेस में, कोई भी एक ऐसा स्पेस में पॉइंट नहीं है जिसको मैं रेस्ट पे बोल सकता हूँ। और कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है या मोशन में है वो भी डिफाइन किया नहीं जा सकता है, कोई एक इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है जिसको मैं ले करके बोल सकता हूँ कि हाँ ये रेस्ट पे है या मोशन में। हाँ, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो जरूर हम लोग बता सकते हैं कि हाँ वो एक्सेलरेटेड है, मोशन को मेजर ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन इज काइंड ऑफ रिलेटिव थिंग, ये एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है और ऑब्जर्वर जो बोलेगा वही बात माना जाएगा। तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ कि रेस्ट और मोशन is combined property of the object and the observer।
is the combined property of the object and the observer. ठीक है, देर इज नो मीनिंग, मतलब कोई भी मतलब नहीं है कि कोई भी पार्टिकल एब्सोल्यूट रेस्ट पे है या एब्सोल्यूट मोशन में है, वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। एनी ऑब्जेक्ट एट एब्सोल्यूट रेस्ट or in motion cannot be defined. It is always with respect to the observer. तो फिजिक्स में ऑब्जर्वर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग जो है ऑब्जर्वर अर्थ के हिसाब से एज्यूम करते हैं और उसको हम लोग रेस्ट पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो अर्थ के ऊपर है और ऑब्जर्वर कैसा है, रेस्ट पे है। इसको ही हम लोग एज्यूम कर लेंगे और इसी के रेस्पेक्ट में ऑलवेज बातें बोली जाएगी। कोई भी स्टेटमेंट बोला जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और वो अर्थ पे है और वो देख रहा है ऑब्जेक्ट को, कार को देख रहा है, ट्रेन को देख रहा है और वो वेलोसिटी को बता रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर बताना होगा तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि कार में एक ऑब्जर्वर था, वो बर्ड को देख रहा है या ट्रेन को देख रहा है। और जब तक नहीं बताया गया है तो फिर आराम से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ज्यादा काम रिलेटिव मोशन में आता है। अभी तो हमारा बिल्कुल ही काम नहीं रहेगा ऑब्जर्वर का। रिलेटिव मोशन जब होगा वहां पे हम लोग अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली वन डायमेंशनल मोशन को बताता है। रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, हमारा वन डायमेंशन मोशन है। मोशन along a straight line या फिर वन डायमेंशनल मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ हम लोग वन डायमेंशनल मोशन स्टडी करेंगे, मतलब या तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, काइंड ऑफ ऐसा है ना। जैसे कि एक एग्जांपल में दिखाता हूँ मैं। मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो अगर सिर्फ वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, या फिर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या फिर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कहलाएगा वन डायमेंशनल मोशन और इसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। या फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें कि ये x था और ये y, ये भी x और ये भी y। तो बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, तो ये भी वन डायमेंशनल मोशन है, इसे भी रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। क्या मैं इसे वन डायमेंशनल मोशन बोल सकता हूँ कि नहीं, अगर पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है तो? बोलो, इसे टू डायमेंशनल बोलेंगे या वन डायमेंशनल? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वन डायमेंशनल। ये वन वन डायमेंशनल है, डायमेंशन वन डायमेंशन ये वन डायमेंशनल मोशन है, ये रेक्टिलिनियर मोशन है। मैंने क्या बोला है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल। तुम एक्सिस को रोटेट कर लो ना, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा और ये वाई एक्सिस, बराबर है। तो ये वन डायमेंशनल मोशन हमारा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे पोजीशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, इसे क्या क्या बोलते हैं और उसका क्या क्या अलग अलग डिफरेंट मीनिंग है, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन।
हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम होता है जनरली, और उसी से हम लोग सारी चीजें करते हैं। और हम लोग क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशनल मोशन, तो जनरली जो मोशन है वो हम लोग एक्स एक्सिस पे कराते हैं जनरली, हमेशा ज्यादातर। तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये हमारा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन होगा। तो कोई भी पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट किया, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे, वो था x इज इक्वल टू 3 पे, और वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया। किधर चलना स्टार्ट किया? मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया v वेलोसिटी से, तो आगे की डायरेक्शन में चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। मान लो कि अब उस पर फोर्स लगने लगा पीछे की डायरेक्शन में, तो ये क्या कर लेगा? यू टर्न मार लेगा। मतलब कि बॉडी पहले आगे गया ऐसे करके, और फिर वो पीछे आने लगा, और पीछे आने लगा तो ऐसे चलते चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर। हाँ, तो ये एक मोशन हुआ। अब हाँ इस सर। मोशन में हम लोग बातें करते हैं पोजीशन की। सबसे पहला पोजीशन। तो पोजीशन क्या होता है? वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के चलता है, और उसके हिसाब से हम लोग पार्टिकल के पोजीशन को बताते हैं। सो इट इज बेसिकली इट इज द, क्या बोलूं मैं, रेफरेंस और द लोकेशन of the particle in coordinate system या फिर कार्टेशियन सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में पार्टिकल किस जगह पे है, उसका लोकेशन जो है पोजीशन कहलाता है। ये चीज हो गया। दूसरा जो है हमारा, जैसे कि यहाँ पे पोजीशन बोलूंगा t इज इक्वल टू 0 पे, तो x कितना है? 3। और मान लो कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो इस जगह पे पहुंच गया, x इज इक्वल टू 4 पे, तो मैं क्या बोलूंगा? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन कितना है? 4। ऐसा। अब दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस देख लें, चलो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये इनिशियल और फाइनल लोकेशन या फिर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between its initial and final position। इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो पार्टिकल इस जगह से चलना स्टार्ट किया, चलते गया और इधर आ गया, है ना? ऐसा ही काम हुआ है। तो t इज इक्वल टू 0 पे कितना डिस्प्लेसमेंट था? t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट था 0। हमेशा याद रखना, जीरो। t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 ही होता है, जो कि मैंने मैथमेटिकल टूल में समझाया भी था एक बार। और t इज इक्वल टू जैसे 1 हुआ, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? इतना सा आगे मूव कर चुका है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा 1। हाँ, दैट इज 1। फाइनल पोजीशन ये हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगा। तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ऐसा। अब डिस्प्लेसमेंट जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। मान लो कि इस जगह से वो चलना स्टार्ट किया और इस जगह पे जाकर के रुक गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस इतना होगा। और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, तो इसे नेगेटिव बोलेंगे। समझ में आएगा? तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। इट इज ए
वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो सिंपल है कि पार्टिकल आगे की डायरेक्शन में चल रहा है, घूमे आगे जाए या पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक रस्सी ले लो और जैसे जैसे वो चलते जा रहा है उसके ऊपर रस्सी रखते चले जाओ, और रस्सी की जितनी लंबाई होगी खींच लो उस रस्सी को ऐसे करके, तो जितनी लंबाई होगी उसे ही डिस्टेंस बोला जाएगा। सो इट इज द एक्चुअल length of the path of the particle। ठीक है, सो दिस इज डिस्टेंस। ये अगर मान लो x1 है और ये x2 है तो ये कहलाएगा डिस्टेंस इज बेसिकली x1 प्लस x2। डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव जीरो जीरो हो सकता है। t इज इक्वल टू जीरो पे डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज जीरो। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस। तुम बोलोगे ये तो बेसिक चीज है, यही बेसिक चीज भूल जाते हैं जब ग्राफ में बनाऊंगा, देखना सब कोई गलत करेंगे। डिस्टेंस हो गया और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस को डिनोट किस तरीके से, एस से किया जाएगा या एक्स से किया जाएगा, कोई भी इसका पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक्स से डिनोट करते हैं या फिर एस से डिनोट करते हैं, कहीं पे भी कुछ भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, चलो सभी के अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्ट पार्टिकल था ए पे और वो इस तरीके से चला और यहाँ पे पहुंचा, फिर चलने के बाद फिर इस जगह पे पहुंचा, और ये क्या है, सेमी सर्कल। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा सेंटर है, इसका रेडियस दे रखा है r। सॉल्व करो इसको जल्दी से, अगर कर लिया है तो करते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिस्टेंस के लिए देखा जाए तो जो भी पाथ ट्रेवल किया है वो टोटल ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू पाई इंटू आर प्लस ऑफ आर विल बी पाई प्लस 1 इंटू आर, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा विल बी सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस विच इज आर। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी है इसीलिए मैं एक और दे रहा हूँ। दोनों सेमी सर्कल है, एक का रेडियस r है और एक का रेडियस 2r है। ये लेंथ दे रखा है r और ये लेंथ दे रखा है 2r। इस जगह से चलना स्टार्ट किया, चलते चलते वो फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गया। निकालो डिस्टेंस। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो सभी को ऐड करना पड़ेगा। पहले इधर से इधर गया r, प्लस इधर से इधर गया पाई r, प्लस 2r, प्लस इस तरफ से इधर गया पाई इंटू आर, लेकिन r कितना है 2r, प्लस अब इधर से इधर आया विच इज 2r। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये और ये बस चाहिए मुझे, तो ये जगह r प्लस 2r प्लस 2r प्लस 2r, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है। सबसे पहले वेलोसिटी लिखते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में भी दो चीजें होता है, एक तो एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। पहले वेलोसिटी होता क्या है उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सो इट इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन, डायमेंशन के बारे में पता है क्या? हाँ सर। डायमेंशन, ठीक है, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? जैसे मास होता है, एम एम जिसको एम केजी जीरो में, तो एल इसको वन एम लेते हैं, और लेंथ जो होता है उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, और उसके लिए एल यूज करते हैं। और जो सेकंड होता है, सॉरी टाइम, जिसको हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, उसके लिए टी यूज करते हैं। तो क्योंकि मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो की मीटर की पावर जगह पे लिखूंगा मैं एल, और सेकंड की जगह पे लिखूंगा टी। तो इसको मैं अब लिख लूंगा एल रेस टू पावर 1 एंड टी रेस टू पावर -1। लेकिन मास के पावर कुछ नहीं है, तो एम के पावर 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा डायमेंशन ऑफ दिस वेलोसिटी। अब कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, वी एवरेज, या फिर एवरेज का नोटेशन ऐसा होता है। इन दोनों में से कोई भी तरीका यूज किया जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, वी एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। मतलब कोई भी पार्टिकल था जो कि इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, आगे की डायरेक्शन में जा रहा था, तो एक टाइम है t1 और एक टाइम है t2। जब t1 टाइम पे था तो वेलोसिटी इसका v1 मिला, और t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 मिला। तो ये वेलोसिटी हम लोग नहीं निकालते हैं एवरेज इस तरीके से। याद रखना कि एवरेज v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, ये हमारा v एवरेज आ गया। ये गलत तरीका है, बहुत स्टूडेंट यही कर देते हैं, तो ये काम नहीं करना है। तो सही तरीका क्या है एवरेज निकालने के लिए? इस लोकेशन पे इसका पोजीशन था x1, और इस लोकेशन पे पोजीशन था x2। मुझे v1 और v2 से कोई मतलब नहीं है, दिया भी होगा तो यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे आएगा ये x2 माइनस ऑफ x1 अपॉन t2 माइनस ऑफ t1। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट आएगा इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस डेल्टा x को काफी ज्यादा छोटा कर दूं, काफी ज्यादा छोटा कर दूं, ताकि x2 जो है वो x1 के ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो वो हमारा t1 टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। तो उसको करने के लिए क्या करो, डेल्टा t को काफी छोटा कर लो, तो ऑटोमेटिकली डेल्टा x छोटा हो जाएगा।
तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको लिखने का तरीका ऐसा है, अगर किसी को ना समझ में आए तो बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि फाइनल चीज हमें ये काम का है, dx by dt which is differentiation of displacement। ठीक है, so this is differentiation of displacement gives velocity, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, एवरेज नहीं देता है ये मुझे। ये हो गया। तो क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो देना पड़ेगा, तो वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखा जाएगा, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखा जाएगा। और ऊपर कैसा दिखेगा, ऊपर जो लिखा हुआ था यहाँ पे भी इस पे वेक्टर आएगा और डेल्टा एक्स पे वेक्टर आएगा। ठीक है, तो अभी तो हमें वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है हम लोग रिलेटिव मोशन में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर एवरेज वेलोसिटी में वेक्टर नहीं आएगा? आया ना, दिया तो मैंने। तो अभी स्पीड के बारे में जानते हैं। स्पीड क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। नको ते रेड में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड को भी हम लोग v से ही डिनोट करते हैं, और इसे लिखा जाता है, म्हणजे आपला नाही रुमाला ना ते म्यूट पुसायला कर लो स्क्रीन सभी कोई, हो त्याच्यात अजून काय ते पडते रुमाला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो तो उसका मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं। दूसरा तरीका ये भी बोलने का है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये इंस्टेंटेनियस वेक्टर फॉर्म में और मॉड लगा दिया तो ये मिल गया स्पीड। तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू dx वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, इसका मैग्नीट्यूड, ये स्पीड। लेकिन जनरली हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ये हम लोग का स्पीड निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो ये यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, सेम एज वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन सेम, m0 l1 t-1। और क्या चीज, हाँ ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। और डिस्टेंस को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस will give speed। तो क्वेश्चन में देख लेना, जो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है उसमें x क्या बोला है, x को पोजीशन बोला है, डिस्टेंस बोला है, या डिस्प्लेसमेंट बोला है। अगर पोजीशन हो या डिस्प्लेसमेंट हो, इन दोनों में अगर कोई भी हो तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। लेकिन अगर डिस्टेंस गिवन होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, स्पीड।
चलो ये चीज हो गया। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं। नहीं तो पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन के बात करेंगे। देखो पहले तो मैं एवरेज स्पीड वगैरह निकलता कैसे उसे दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर एक्सेलरेशन देखेंगे। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है एक्स एंड वाई। दो चीजें तुम्हें दिया जा सकता है, एक्स एंड वाई, और क्या दिया जा सकता है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये दो ग्राफ जनरली दिया जाता है। वन डायमेंशन में तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन टू डायमेंशन का अगर क्वेश्चन है तो उसके लिए हम लोग स्पेशली देख रहे हैं। कोई भी पार्टिकल है जो कि इस जगह से स्टार्ट किया चलना, और चलते गया चलते गया चलते गया, और चलते 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 यहाँ पे पहुंच गया। तो इनिशियली कहाँ पे था, इस जगह पे था, और फाइनली इस जगह पे पहुंचा। तो ये किस चीज को बता रहा है, ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर तुम्हें एक्स वाई प्लेन एक्स टी फंक्शन दिया हुआ है, और एक्स टी में ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया, कुछ भी दिया गया सकता है, तो ये किस बात को बता रहा है, ये इस बात को बता रहा है कि एक्स जो है हमारा टाइम के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है। दिस इज एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों में वेरिएशन है, ये पाथ को हमारा डिनोट नहीं करता है, ये पाथ डिनोट नहीं करता है। तो फर्स्ट वाले के पास आते हैं हम लोग। अगर कोई पार्टिकल इनिशियली इस जगह पे था और चलते चलते यहाँ पे पहुंचा, तो इस पाथ के ऊपर जो टेंजेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिनोट करेगा। टेंजेंट ऑन द पाथ of the particle will give the direction of instantaneous velocity। पहला चीज। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट ग्राफ में y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर तुम धरती पे चलते हो तो एरिया में तुम चल रहे हो, है ना। मैं तो मतलब ऐसा सर कि x इस डिस्टेंस रहेगा। वाले, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये जो होगा इसे x बोल दिया जाएगा, और ये जो जा रहा है ये y बोल दिया जाएगा। और अगर तुम आसमान में चढ़ोगे तो उसे z बोल दिया जाएगा। तो तुम इस जगह पे हो, इस जगह पे ऐसे ऐसे चल सकते हो। आदमी चलेगा कैसे, एरिया में ही चल सकता है ना। मेरी बात समझ में आई क्या। हाँ सर, बट सर मैं पूछ रहा था कि मतलब कौन सा फंक्शन डिफाइन करता है? अब मैं क्या तुम्हें बताऊं, ये जो y है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, पैराबोला अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड, है ना। तो हाँ उसके हिसाब से चल रहा है, उस पाथ पे चल रहा है, तो उस पाथ का फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिया है कोई भी फंक्शन एक एज्यूम कर लिया, इस पाथ पे चल रहा है। सर्कल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ओके सर। तो मैं एक इमेजिनरी पाथ लिया है मैंने, बस। समझ में आया क्या। सर डाउट है। सेकंड, हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लोप कैसे हो गया? ये स्लोप तो y बाय एक्स हो रहा है, मतलब डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कुछ हो रहा है। मैंने फिर से क्या बताया, ये वाई एक्स का कर्व है, मतलब पाथ है। पाथ का मतलब क्या है, तुम एक बाइक चला रहे हो रोड पे, तो रोड तो हमारा स्ट्रेट बिल्कुल नहीं जाएगा, हो सकता है टर्न ले लेगा कहीं पे, फिर ऐसे सीधा चला जाएगा, है ना। रोड पे चल रहा है। यस सर। तो इस रोड के लिए मैंने ये एक्स को बता दिया और ये वाई बता दिया। तो जब तुम्हारा बाइक इस जगह पे था तो तुम बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे, तभी इस रोड के ऊपर चल पाओगे। अब जैसे ये टर्न आया रोड का, तो तुम्हारे बाइक का भी टर्न इधर ही होना चाहिए। मतलब बाइक जो है तुम्हारा वो उस समय
उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही होना चाहिए, तभी वो टर्न ले पाएगा। और जैसे ही टर्न ले लिया तो अब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मतलब ये जो पाथ है, पाथ के ऊपर टेंजेंट तुम्हें क्या दे रहा है? डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा है। डायरेक्शन दे रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। समझ में आया? ओके सर, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे आएगा इंस्टेंटेनियस का? नहीं नहीं, इससे मैं सिर्फ डायरेक्शन निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड एक्स की कर्व से आएगा। हाँ, ठीक है। वो ही मतलब डाउट था। ओके सर। अब दूसरा है हमारा एवरेज वेलोसिटी हमारा कैसे निकला। तो अगर कोई भी दो पॉइंट है, इनिशियली वो इस जगह पे था और फाइनली इस जगह पे पहुंच गया, तो इन दोनों को तुम इस तरीके से ज्वाइन कर लो, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा। तो ये तुम्हें क्या डिनोट करेगा? डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो द एरो, द वेक्टर फ्रॉम initial to its final location will give the direction of average velocity। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, हमेशा डायरेक्शन लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि हाँ ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। ऊपर में भी मैंने क्या लिखा है? डायरेक्शन लिखा है। यहाँ पे भी क्या लिखा है मैंने? डायरेक्शन। इधर से सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन मिलेगा। तो ये पाथ से मिला मुझे। अब मैं एक्सटी कर्व बनाया हूँ, अब एक्सटी कर्व को देखते हैं। तो एक्सटी कर्व में पहला चीज, इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? अगर मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये हमारा टेंजेंट आया, डिफरेंशिएशन। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेट टेंजेंट को स्लोप बोला जा सकता है। ये बेसिकली क्या है? स्लोप। तो टेंजेंट ऑन xt curve will give velocity, instantaneous velocity। क्योंकि ये जो टेंजेंट होता है वो स्लोप होता है, इसको हम लोग dx/dt लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि x क्या हो? हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्टेंस होगा, तो फिर मुझे क्या मिलेगा तुम्हें? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल स्पीड। जाएगा। हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलेगा। ये हो गया। अब तुम्हें अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इससे ये मैग्नीट्यूड निकल रहा है हमारा, है ना, इधर से। तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो दो लोकेशन है यहाँ पे, एक लोकेशन इस जगह पे t1 टाइम पे और ये t2 टाइम पे। ये यहाँ पे पोजीशन होगा x1 और ये पोजीशन होगा x2। तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम लोग ऐसे करके, तो मुझे क्या मिलेगा? सेकंड। ये सेकंड क्या देगा मुझे? एवरेज वेलोसिटी is equals to delta x divided by delta t, which is x2 minus of x1 divided by t2 minus of t1. This is average velocity. So second on the curve will give average velocity। तो कोई भी हमारे पास अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है। क्या होता है? एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। ये दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड
के लिए अलग तरीके से हमने काम करा और डायरेक्शन के लिए हमने अलग तरीके से काम करा। डायरेक्शन को निकालने के लिए ऑलवेज हम लोग क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड तो तुम्हें जैसे तैसे निकालना वो निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी एक पार्टिकल था, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और बोला जाएगा कोई भी एक पार्टिकल था जो कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में चल रहा था, और ए वेक्टर दे रखा है तुम्हारा 3i कैप प्लस 4j कैप, और कितने स्पीड से चल रहा था, स्पीड वाज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे बोला जाएगा। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उस वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड उसने बता दिया, मैग्नीट्यूड कितना बताया 15, तो मैंने 15 लिख लिया। और डायरेक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो डायरेक्शन यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो सबसे पहले मुझे इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालो, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विच इज 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। अब ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे पुट कर लो, तो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 5 से कट कर लो, 9i कैप प्लस 9/5 9i कैप प्लस 12j। 12j कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर आएगा। तो यहाँ से हमारा यूनिट वेक्टर बहुत काम का चीज है, जो किसी भी वेक्टर के साथ हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिकली डायरेक्शन निकालने के लिए, और उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कांस्टेंट के साथ। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं अब। तो एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस पे कोई भी पार्टिकल इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। फाइनली वो इस जगह से चलना स्टार्ट किया और वो इस जगह पे जाकर के रुक गया। बहुत सारे पोजीशंस गिवन है, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है बी, ये दे रखा है सी, ये दे रखा है डी, ये दे रखा है ई पॉइंट। इतने सारे पॉइंट्स गिवन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द पॉइंट where the direction of average velocity and instantaneous velocity are same। सॉल्व करो इसको। तो इसमें देखो तुमसे क्या पूछा गया, इनिशियल लोकेशन से अगर वो चलना स्टार्ट करेगा तो कौन से पॉइंट पे पहुंच के वो बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। सबसे मैं पहले एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी अगर ए पे होगा तो डायरेक्शन ये होगा, बी पे एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, सी पे ये होगा, डी पे ये होगा, और ई पे ऐसा होगा। अब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन बनाता हूँ। इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है,
तो तुम खुद बताओ कौन सा दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है? सिर्फ सी पॉइंट पे सी। है ना? मैं बोल सकता हूँ एट पॉइंट सी डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर सी। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। और अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थोड़ा अलग। क्वेश्चन ऐसा है कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। और वो इस पाथ पे चलना स्टार्ट किया, ऐसे करके चलते गया और वो यहाँ पे पहुंच गया। A,0 से लेकर के वो 0,A तक चला। ठीक है। और इसको इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो बोल दिया 5 सेकेंड है। A पॉइंट से B पॉइंट पहुंचने में टाइम लगा। तो पूछा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन एंड स्पीड of the particle for the given path if it took 5 सेकेंड। A का वैल्यू दे रखा है 5। सॉल्व करो इसको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो हमें दो चीज निकालना है, एक तो एवरेज वेलोसिटी और मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा एवरेज वेलोसिटी का। तो वो क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये जो डिस्टेंस है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। ये 5 और ये 5, ये डिस्टेंस हो गया 5√2। 5√2 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5, तो √2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन क्या होगा, ये दिस इज द डायरेक्शन। अब अगर एवरेज स्पीड की बात करूं तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, which is 2 पाई डिवाइड बाय 4, पाई r बाय 2 डिवाइड बाय टाइम विच इज 5 सेकेंड। तो पाई इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, पाई बाय 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि इस बार एक पर्सन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था v के स्पीड से, और चलते 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 फिर इस डायरेक्शन में चलने लगा v के स्पीड से। दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। तो पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सॉल्व करो। चलो तो करते हैं अब इस क्वेश्चन को। मुझे क्या मांगा है, मैग्नीट्यूड मांगा है। किसका मांगा है, चेंज इन वेलोसिटी का। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज बेसिकली
फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, सिंपल है। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी जो होगा हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है विच इज वी जे कैप। फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, विच इज वी आई कैप। अब दोनों के वैल्यूज को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारा वी फाइनल विच इज वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप, है ना। फाइनल कितना है? फाइनल है वी जे कैप, उल्टा लिख दिया ना मैंने इसको। फाइनल है हमारा वी जे कैप माइनस ऑफ इनिशियल कितना है? वी आई कैप पहले तो वी आई कैप माइनस ऑफ वी जे कैप। तो ये हमारा डेल्टा वी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या मांगा है? मैग्नीट्यूड मांगा है, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। सो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर विच इज √2 टाइम्स ऑफ वी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक पर्सन है जो इस जगह से चलना स्टार्ट किया, ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है वी से। चलते गया चलते गया चलते गया, जब वो थीटा एंगल रोटेट कर गया तो वो पॉइंट बी पे पहुंच गया, और ऑफ कोर्स अभी भी इसकी स्पीड वी होगी। तो पूछा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन स्पीड। सॉल्व करो। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछा जाएगा तो ये आराम से क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड जो है वो एक कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस जो लिया जाएगा वो डेल्टा भी आएगा, और दोनों जगह पे मैं वी लिखूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0। लेकिन क्वेश्चन में अगर पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो आप कैसे निकालेंगे? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे इसमें अब मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी लिखना है, वो किस तरीके से लिखा जाएगा? तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल लिखना पड़ेगा, और वी फाइनल माइनस ऑफ वी इनिशियल, क्या ये इनिशियल था और क्या ये वी फाइनल था, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, उसे देख लेते हैं। दो तरीका है करने का, एक ही तरीका डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके से करने का क्या मतलब है? चलो ठीक है, दूसरा भी बता दूंगा। ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? वी इनिशियल इज इक्वल टू वी जे कैप, और वी फाइनल वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर थीटा एंगल बना रहा है और वो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से आ रहा है, तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा होगा? ये थीटा एंगल, है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये आ गया थीटा एंगल। यस सर। तो इस v का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में v साइन थीटा और इस डायरेक्शन में होगा v कॉस थीटा। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को ऐसा लिखा जाएगा, डेट इज माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप। अब इन दोनों के वैल्यूज को मैं इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो v फाइनल कितना? माइनस v साइन थीटा आई कैप प्लस ऑफ v
cos थीटा j कैप माइनस ऑफ इनिशियल कितना है, इट इज v j कैप। तो j कैप के साथ ले आ जाएगा माइनस v साइन थीटा i कैप, एंड कॉमन ले लो v को, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 j कैप। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मैग्नीट्यूड डाउट है सर। निकालना है। हाँ बोलो क्या है डाउट। सर वी फाइनल माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप कैसे है सर? ये फाइनल वेलोसिटी कौन सा आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल हाँ वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो v sin थीटा हाँ किस हाँ डायरेक्शन में, माइनस ऑफ आई कैप में, तो यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ आई कैप। v cos थीटा किस में है, j कैप में, प्लस j कैप यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज फाइनल यस वेलोसिटी, यस सर फाइनल अंडरस्टूड। वेलोसिटी ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ v sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस v cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा तो 1 का हो जाएगा v स्क्वायर और फिर 2 cos थीटा आएगा माइनस में, तो 2v स्क्वायर cos थीटा रूट अंडर में, कुछ ऐसा है। तो तुम्हें दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसमें से v स्क्वायर कॉमन आएगा, तो रूट अंडर ऑफ कॉमन ले लो v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एंड v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। फिर से 2v स्क्वायर कॉमन आएगा, 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, डेट इज 2 sin square theta by cos 2। 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, थीटा बाई 2 पुट कर लो, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू मैं डायरेक्ट ये पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, रूट अंडर ऑफ 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब जो जो स्क्वायर से रूट से बाहर निकल रहा है निकाल लो, तो एक 2 बाहर निकलेगा, एक v बाहर निकलेगा और एक साइन थीटा बाई 2 बाहर निकलेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विच इज 2v साइन थीटा बाई 2। लास्ट टाइम याद करो जब हम लोग ऐसे करके ऐसे गए थे, तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी निकाला था, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना आया था, √2v आया था। अगर एंगल की बात करें तो कितना एंगल आ रहा है, थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे पुट करो, है ना, यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री पुट करोगे हाँ सर। तो कितना आएगा, 2v साइन 45 विच इज 1 बाई रूट टू √2, भी। तो आंसर √2v आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रखा है कि इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और कैसे मूव किया, विथ हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ v1, जो भी टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना था उस टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रेवल करा और रिमेनिंग डिस्टेंस वो v2 वेलोसिटी से या स्पीड से ट्रेवल किया है। तो पूछा गया कि कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। अब इस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्योंकि सेम होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल, तो इसमें क्या बोला है, आधा जो है वो
V1 से ट्रेवल कर रहा है और आधा डिस्टेंस V2 से ट्रेवल किया है। तो मान लेता हूँ कि इसने टोटल डिस्टेंस S ट्रेवल किया है, तो S का आधा क्या होगा, S/2। S/2 पूरा का पूरा डिस्टेंस कितने से ट्रेवल किया, V1 से, और दूसरा जो डिस्टेंस है S/2 रिमेनिंग है, क्योंकि वो कितने से ट्रेवल करा, V2 से। तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालने बोला है। ये तरीका याद रख लेना है, क्योंकि फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रहेगा और कभी याद रखना भी नहीं है फॉर्मूला। तुम्हें प्रोसेस याद रखना है, और प्रोसेस से क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना। डिस्प्लेसमेंट उसने कितना किया, एस टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है, वो इस जगह से चल करके इस जगह तक पहुंचा है, तो टोटल एस डिस्प्लेसमेंट किया। और अब उसे निकालना है कि उसने कितना टाइम लगाया, तो इस वाले पार्ट को कवर करने में T1 टाइम लिया और इस वाले में T2 लिया, तो मैं इसको बोल दूंगा T1 प्लस ऑफ T2। और क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो S इज इक्वल्स टू V इंटू टी लिख सकता हूँ मैं। तो पहला है S/2 इज इक्वल्स टू V1 इंटू T1, और दूसरा S/2 इज इक्वल्स टू V2 इंटू T2। तो सो T1 और T2 का वैल्यू निकल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा। S डिवाइडेड बाय T1 कितना, S/2V1 प्लस S/2V2। S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 ऊपर चला गया और नीचे आया 1/V1 प्लस 1/V2। सो लिखा जाएगा 2V1V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे जैसा है, उसको जल्दी करेंगे, लेकिन बोला गया कि टोटल डिस्टेंस का वो आ, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस उसने V1 से ट्रेवल किया, 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस उसने V2 से ट्रेवल किया, और रिमेनिंग डिस्टेंस जो है उसने V3 से ट्रेवल किया। तो अब निकालना है फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे उसने बोल दिया कि 2/5 इसने V1 से चला है, तो टोटल ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर मैं S बोलूंगा, तो इसका 2/5 कितना हो जाएगा, यहाँ तक मान लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2S/5, ये डिस्टेंस हो जाएगा S/5, और रिमेनिंग डिस्टेंस का मतलब हो गया कि 2S/5, ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। और ये इस तरीके से डिस्टेंस कवर किया, तो ये V1 से किया, ये V2 से किया, और ये V3 से किया, ऐसा। तो पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालने का एक ही तरीका है, जो कि हमें करना होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है और टाइम कितना लगा, इसमें T1, इसमें T2, इसमें T3, वो मुझे निकालना है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये करना पड़ेगा। तो S डिवाइड बाई T1 कितना है, S इज इक्वल टू V इंटू T होता है, तो 2S/5 इज इक्वल टू V1 इंटू T1। तो T1 आ जाएगा इधर से 2S/5 V1, तो यहाँ पे पुट करूंगा 2S/5 V1 प्लस S/5 V2 प्लस 2S/5 V3, ऐसा। अब इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो S S ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट कर लो, और बचेगा कितना, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 V1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 V2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 V3, ऐसा।
तो जो भी है मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, अब इससे आंसर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय 2v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस 2v1 v2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है क्या, सबको समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन से भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आए टाइम में, तो देखो ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस का उसने 2/5 पार्ट, 1/5 पार्ट, 2/5 पार्ट ट्रेवल किया, तो ये टोटल डिस्टेंस ले लो। तो ये 2/5 पार्ट v1 से ट्रेवल किया, 1/5 पार्ट v2 से किया, और ये v3 से किया 2/5 पार्ट। तो शॉर्ट ट्रिक में अगर तुम्हें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डायरेक्ट क्या करना, 1 डिवाइडेड बाय, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 2/5v1, इसको इसके साथ नीचे वाला मल्टीप्लाई करेंगे 1/5v2, और इसको इसके साथ 2/5v3, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। तो इतना लंबा स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें इसी में ही लगाएंगे। अगर डिस्टेंस का इतना पार्ट ये चला, इतना पार्ट ये चला है, तो एक आता है फिर हमारा, अगर टोटल टाइम का आधा डिस्टेंस चला है, आधा टाइम जो है वो v1 से चला, दूसरा टाइम v2 से चला, तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। और होमवर्क में तुम लोग कर लेना डीपीपी और शीट।